नमस्कार दोस्तों, कृषि रथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे माइक्रोबॉडीज और एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा था, उसके फंक्शन के बारे में जाना था कि क्यों उसको कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर में अपने उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी थी। उसके अलावा अपन ने न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्रोमेटिन देखा था, जो एक तरीके से क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन ने वहाँ पे देखी थी, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसका फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम का। तो आज अपन जानेंगे राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। और अपन ने इसको डिस्कस कर लिया था कहाँ पर, हमने इसको डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए, जब हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोम और कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। यानी कि ये किससे बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड के तौर पर यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है, आरएनए, और उसके साथ में यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। और यही आरएनए और यही प्रोटीन मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर राइबोसोम का। तो राइबोसोम के लिए जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो आरएनए है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। और इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को अपन बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती है वो कहाँ से आती है, साइटोप्लाज्म से आती है। और इन प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, यही राइबोसोम हेल्प करता है। तो हम शुरू करते हैं राइबोसोम को। देखिए, जब हम अपन इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो किया था क्लाउडे ने। तो यहाँ पे क्लाउडे क्या करते हैं, 1943 में इसको डिस्कवर करते हैं एज ए माइक्रोसोम। तो उन्होंने जो माइक्रोसोम को देखा तो क्या वो ओरिजिनली राइबोसोम था, जी नहीं। राइबोसोम के साथ में वो राइबोसोम कहाँ पे अटैच थे, ईआर के फ्रेगमेंट्स पे। यानी कि उन्होंने कुछ ईआर के जो फ्रेगमेंट्स हैं या टुकड़े हैं उनको ऑब्जर्व किया, जिसपे क्या लगे हुए थे, राइबोसोम। और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया था, माइक्रोसोम। ठीक है, समझ में आया कि क्लाउड ने यहाँ पे किस फॉर्म में, माइक्रोसोम के रूप में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इसकी अपन डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था यहाँ पे क्लाउडे ने, फिर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो देखिए, ये ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में भी अपन दो डिफरेंट सेल्स की बात करते हैं, प्लांट सेल्स के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में अगर इसकी डिस्कवरी का मैं क्रेडिट दूं, या प्लांट सेल के अंदर इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन को। 1953 में इन्होंने प्लांट सेल के अंदर किसको डिस्कवर किया, राइबोसोम को। एनिमल सेल की मैं बात करूं तो एनिमल सेल में यहाँ पे किसने ऑब्जर्व किया था, जीई पेलेडे ने 1955 में। तो ये जीई पेलेडे ने यहाँ पे 1955 में किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसी वजह से जो राइबोसोम होता है उसका एक और नाम यहाँ पे होता है, उसको अपन और क्या नाम से डिनोट करते हैं, पेलेडे पार्टिकल्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेलेडे पार्टिकल्स क्या है, तो पेलेडे पार्टिकल्स और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, राइबोसोम। पेलेडे पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीई पेलेडे ने किसमें, एनिमल सेल में 1955 में किसको डिस्कवर किया था, यहाँ पर राइबोसोम को डिस्कवर किया था। मैं यहाँ पे बात करूँ टर्म राइबोसोम की, कि राइबोसोम की डिस्कवरी की बात कर ली, इसके ऑब्जर्वेशन की बात कर ली, लेकिन मैं बात करूँगा किसकी, टर्म के बारे में। तो इसकी जो टर्म का क्रेडिट जाता है कि टर्म किसने दी थी यहाँ पे, तो राइबोसोम टर्म यहाँ पे कौन देते हैं, आरबी रॉबर्ट साहब देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि ये कैसा ऑर्गेनल है। देखो, जब अपन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि वो मेम्ब्रेन, वहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास में क्या होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये क्या, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। और इसके साथ में जब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में अपन इसकी साइज की बात करते हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट सेल मेम्ब्रेन है और वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और कैसा है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। और इसके अलावा मैं बात करूं, ये ऐसा ऑर्गेनल है जो अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिल रहा है और यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइबोसोम। और मैं इसके बारे में एक और चीज बात करूं, इसके डिफरेंट नेम देख लेते हैं अपन पहले। देखिए, राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि जो राइबोसोम होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अगर जब ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। देखो राइबोसोम फैक्ट्री तो अपन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को, क्योंकि वो किसका फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम का। और राइबोसोम फिर आगे जाके किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसीलिए राइबोसोम को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये देखो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसको इंजन ऑफ सेल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर इसका एक और नाम अपन ले सकते हैं, ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनल। अब आप यहां पे पूछोगे कि सर इसको ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है। देखो जब मैं बात कर रहा था यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में अपन बात कर रहे थे दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल अपन ने कहा था, क्योंकि ये कुछ जो अपनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, किसके थ्रू, राइबोसोम के थ्रू, क्योंकि इनके पास में अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो पहले से ही क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो जब ये पहले से ही सेल ऑर्गेनल है, इसी वजह से, और इन सेल ऑर्गेनल के अंदर भी अपने को एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल देखने को मिलता है, यानी कि राइबोसोम देखने को मिलता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल, यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स में भी देखने को मिलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये देखने को मिलता है। आपको इसके डिफरेंट नेम समझ में आए कि इसको क्या क्या बोला अपन ने, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करता है, तो अपन ने इसको क्या बोला, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला, इसको अपन ने इंजन ऑफ द सेल बोला, और इसी को अपन ने क्या बोला, ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल। समझ में आया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। टाइप्स ऑफ राइबोसोम के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, और मेनली 2 टाइप भी अपने पास में कौन कौन से होते हैं, एक को अपन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, एक को अपन यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। और जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम अपने को कैसे देखने को मिलता है, 80S टाइप का। तो अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ये एस किसको डिनोट करता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एस है वो और कुछ भी नहीं है, ये क्या है, श्वेतबर्ग यूनिट है, श्वेतबर्ग कोफिशिएंट है, जो किसको बताता है, डेंसिटी को बताता है, इसकी साइज को बताएगा, इसकी वॉल्यूम के बारे में बताएगा कि जो राइबोसोम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी यूनिट मतलब उतनी ही ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास में यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यानी कि वो ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो किस टाइप का है, 70S टाइप का। अब देखो मैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए राइबोसोम, तो जब अपन राइबोसोम को देखते हैं तो इसमें क्या होती है, 2 सब यूनिट से ये मिलके बनी हुई स्ट्रक्चर है। कितने सब यूनिट से ये मिलके बनता है, 2 सब यूनिट्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 2 सब यूनिट्स में एक तो होती है कौन सी, लार्जर सब यूनिट, और एक कौन सी होती है अपने पास में, स्मॉलर सब यूनिट। यानी कि मैं बात करना चाहूँ, जैसे ये अपने पास में क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है, और ये यहाँ पे क्या है, लार्जर सब यूनिट है। तो ये जो स्मॉलर और जो लार्जर होती है, इसके स्ट्रक्चर में इन दोनों की जो बाइंडिंग का काम करता है, यहाँ पे एक आयन करता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम+2 आयन। यानी कि जब ये मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहेगा, इसकी कुछ क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है, जो कितनी होती है, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। यानी कि जब ये 0.001 मोलर कंसंट्रेशन या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तभी ये जो लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, वो दोनों क्या रहती हैं, आपस में बाइंड रहती हैं। समझ में आया क्या, कि जब, तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी यहाँ पे बोलते हैं मैग्नीशियम की। तो याद रखना कि लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ने का काम कौन सा आयन यहाँ पे करता है, तो वो करता है अपना मैग्नीशियम आयन। और इसकी कितनी कंसंट्रेशन अपने को मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे अपने को क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ लार्जर सब यूनिट के बारे में और स्मॉलर सब यूनिट के बारे में।
जैसा कि आपको पता है कि अपने पास में दो टाइप के राइबोसोम्स हैं, एक 80S राइबोसोम है और एक यहाँ पे क्या है 70S राइबोसोम है। एस श्वेतबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है उसकी जो लार्जर सब यूनिट होती है वो किस टाइप की होती है, 60S टाइप की होती है। और इसी के साथ में जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कितनी टाइप की, वो कौन सा टाइप की होती है, 40S टाइप की होती है। यानी कि 60S और 40S ये दोनों यूनिट्स मिलके किसका फॉर्मेशन करेगी, 80S टाइप के राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। जब मैं बात करता हूँ 70S टाइप के राइबोसोम के बारे में, 70S राइबोसोम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50S टाइप की होती है और इसके अपन स्मॉलर सब यूनिट की बात करते हैं तो वो कौन सा टाइप की होती है, 30S टाइप की होती है। देखो राइबोसोम के बारे में मैंने यहाँ पे क्या बोला है, राइबोसोम क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियोप्रोटीन है। और न्यूक्लियोप्रोटीन है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेगी, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा अपना आरएनए, और आरएनए के साथ में इसमें क्या रहेंगी, डिफरेंट टाइप्स की क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगी। यही आरएनए और यही प्रोटीन्स मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, अपने राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने पास में, जो ये सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स, इसके पास में क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के आरएनए अपने को देखने को मिलते हैं और कितनी प्रोटीन्स अपने को देखने को मिलती है, वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 50S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, 23S rRNA अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ में अपने को इसमें क्या देखने को मिलेगा, 5S rRNA भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं इसमें बात करूँ प्रोटीन्स की तो वो अपने को कितनी देखने को मिलती है, 34 प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं बात करूँ 30S यानी कि जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट में अपने को कौन से टाइप का rRNA यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो अपने को देखने को मिलता है 16S rRNA। ये जो 16S rRNA है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कार्ल वुज के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए जो विटेकर का 5 किंगडम कॉन्सेप्ट था जिसमें अपन ने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो इसको एक्सटेंड किसने किया था, कार्ल वुज ने। कार्ल वुज ने क्या किया था, जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर क्या होते हैं, अपने बैक्टीरिया आते हैं, तो उसने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था कौन कौन से में, आर्किया और बैक्टीरिया के रूप में। तो उसका जो बेसिस था वो कौन था, यही 16S rRNA था, इंपॉर्टेंट है। और इसके पास में प्रोटीन्स कितनी होती हैं, 21 प्रोटीन्स यहाँ पे अपने को क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ 60S और 40S के बारे में, तो 60S जो लार्जेस्ट सब यूनिट है उसके पास में अपने को 3 डिफरेंट टाइप्स के rRNA देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं भाई, 20S rRNA है, इसके अलावा एक कौन सा है अपने पास में, 5.8S rRNA है, और एक अपने पास में कौन सा आता है इसी में, 5S rRNA। और यहाँ पे ये 3 डिफरेंट rRNA है और इसी के साथ में अपने को यहाँ पे प्रोटीन कितनी देखने को मिलती है, 47 प्रोटीन्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँ किसके बारे में, 40S सब स्मॉलर सब यूनिट के बारे में। तो ये जो 40S स्मॉलर सब यूनिट है इसके पास में क्या होता है, एक rRNA होता है, कौन सा टाइप का, 18S rRNA। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई कि राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, इनकी बाइंडिंग का काम कौन सा आयन यहाँ पे करके देता है अपने को, मैग्नीशियम आयन करके देता है इसकी लार्जर सब यूनिट में। जैसे 60S और 40S, इन दोनों यूनिट, ये दोनों यूनिट्स मिला के 80S टाइप का बनाती हैं, 50S 30S मिला के 70S टाइप का बनाती हैं। अब इसमें कौन कौन से rRNA प्रेजेंट होते हैं, जैसे 60S की बात करूँ तो 3 टाइप के यहाँ पे rRNA अपने को देखने को मिलते हैं और 47 डिफरेंट प्रोटीन्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात करूँ मैं 40S की तो यहाँ पे कितनी प्रोटीन्स देखने को मिलेगी, 33 प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जनरली अपन यही जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। लेकिन आप ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कौन से टाइप का राइबोसोम है और उसमें भी कौन सी सब यूनिट्स है और उन सब यूनिट्स में कौन से टाइप के आरएनए अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे राइबोसोम के इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में। राइबोसोम का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है,
वो यहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब अपन बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, तो मैंने जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि न्यूक्लियस को अपन सेल का क्या बोलते हैं, कंट्रोलर रूम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या क्या काम करके देता है अपने को, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे करेगा, देखिए जो डीएनए होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए या फिर एमआरएनए का, और इसी एमआरएनए से क्या बनती है, अपनी प्रोटीन बनती है। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन जो बनती है उसमें अपना हेल्प कौन करके देता है, यहाँ पे राइबोसोम। यानी कि डीएनए से एमआरएनए तो बना दिया गया, लेकिन इस एमआरएनए से अगर अपने को प्रोटीन बनानी है तो ये प्रोटीन अपन किसकी हेल्प से बनाएंगे, राइबोसोम की हेल्प से बनाएंगे। यानी कि जब ये जो राइबोसोम है एमआरएनए के ऊपर बाइंड होंगे, उसी से अपना किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन का क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस अपने को देखने को मिलेगा। अब देखो ये अपने पास में क्या आ गया, एमआरएनए आ गया, ये 5 डेज से 3 डेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राइबोसोम की यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट्स, उनका भी यहाँ पे क्या होता है, रोल होता है इस प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। इनके भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट की, तो स्मॉलर सब यूनिट्स क्या होती है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट को रखती है, और उसी की सहायता से जो ये एमआरएनए है सबसे पहले जाके कौन उससे अटैच होती है, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, फिर स्मॉलर सब यूनिट के बाद में यहाँ पे कौन सी यूनिट आएगी बाद में, बाद में यहाँ पे आएगी कौन सी सब यूनिट, अपनी लार्जर सब यूनिट। ऐसा ही अपने को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे ये अपना एमआरएनए, जब अपन बात करेंगे ये डीएनए से जो ये है, ये तो है अपना ट्रांसक्रिप्शन, और ये अपनी कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की। वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने को कि राइबोसोम कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये स्मॉलर सब यूनिट जुड़ी रहेगी, ये स्मॉलर सब यूनिट जुड़ी रहेंगी, तो ऐसे एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे अपने को क्या देखने को मिलते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोल देते हैं, या फिर इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पॉलीसोम बोला जाता है, या फिर इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, अर्गोसोम भी बोलते हैं। याद रखना कि ये क्या स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के तहत अपना क्या होता है, इसी के थ्रू अपना प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो 5 डेज पे अटैच हो रही है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट किसके पास में होती है, जो अपने पास में राइबोसोम होता है उसकी स्मॉलर सब यूनिट के पास में होती है। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ लार्जर सब यूनिट की, तो लार्जर सब यूनिट वैसे डिस्कस करेंगे अपन जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ जो अपने पास में लार्जर सब यूनिट है उसके पास में 3 साइट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ये साइट्स क्या करती हैं, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। कैसे करेगी, यहाँ पे देखो 3 साइट्स अपने को देखने को मिलेंगी, ई साइट, पी साइट और ए साइट। अब ये क्या है, डिटेल डिस्कशन अपन कहाँ करेंगे, जब अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट होती है उसके पास में 3 साइट्स होती हैं, एक ई साइट होती है, एक पी साइट होती है और एक ए साइट होती है। तो जो टीआरएनए होता है वो आके अटैच होता है, जैसे ए साइट यहाँ पे अटैच होगा, एक्टिव जो टीआरएनए है उससे वो एमिनो एसिड्स को कहाँ पे जोड़ेगा, इसे एमआरएनए से एनकोड करेगा ना भाई, उसी के तहत तो अपना क्या होगा, प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ऐसे ही क्या होता जाता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, इसको अपन पेप्टाइडल साइट भी बोलते हैं। यहाँ से अपने को प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कौन हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, अपना राइबोसोम हेल्प करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अपन इसको जो प्रोटीन की ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। लेकिन ये राइबोसोम आप याद रखना कि जो राइबोसोम होता है वो, और उसके लिए अपने को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने को एमआरएनए की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो एमआरएनए कहाँ से आता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और ये जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है वो अपने को, चाहे आप यूकेरियोट की बात करें चाहे आप प्रोकैरियोट की बात करें, कहाँ पे देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगी। बस राइबोसोम के बारे में जानने को इतना ही था। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है कि 70S राइबोसोम ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे एक और टाइप की, तो ह्यूमन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर अपने को क्या 55S राइबोसोम भी देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, स्वेदबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन रेट है
इट इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, यानी कि ये जो एस है ये किसको डिनोट करेगा, जो अपने पास में राइबोसोम है उसकी डेंसिटी को और उसकी साइज को। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपन 80s की बात करें एज कम्पेयर टू 70s, तो यहाँ पे 80s की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और उसकी साइज भी यहाँ पे अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। राइबोसोम में क्या होती हैं, 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। और यूनिट्स ऑफ राइबोसोम में अपन 70 में किसकी बात करूँ यहाँ पे 70s के बारे में, तो 70s राइबोसोम में 50s और 30s देखने को मिलती हैं, और 80s राइबोसोम में 60s और 40s देखने को मिलती हैं। इसमें कौन कौन से RNA पाए जाते हैं और कौन कौन से टाइप की प्रोटीन, कितने प्रोटीन्स अपने को देखने को मिलते हैं, ये अपन देख चुके हैं पिछले स्लाइड्स में। मैं बात करूं यहाँ पे मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट रोल की, तो ये इसका रोल किसमें होता है, बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम के अंदर होता है। यानी कि जब मैग्नीशियम कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए अपनी 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, अगर अपन इस कंसंट्रेशन से कम कर देंगे तो ये जो दोनों यूनिट्स जुड़ी हुई हैं ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए मैग्नीशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बाइंडिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने किसके बारे में जाना, राइबोसोम के बारे में जाना, प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में जाना, इंजन ऑफ द सेल के बारे में जाना, और ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल के बारे में यहाँ पे अपन जान चुके हैं। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। देखो आपका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, और उस हड्डियों के ढांचे को अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। उसी प्रकार अपने सेल को भी क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो इस ये जो ज़रूरत है मैकेनिकल सपोर्ट की, इसको पूरा करके कौन सी स्ट्रक्चर देती है, यहाँ पे कौन से ऑर्गेनल्स देते हैं, साइटोस्केलेटन। अब देखो साइटोस्केलेटन की मैं बात करता हूँ, तो साइटोस्केलेटन एक्चुअल में क्या है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है किसका, फिलामेंट्स का। The cytoplasm is organized into a 3-dimensional network with filamentous protein called the cytoskeleton। यानी कि साइटोस्केलेटन और कुछ भी नहीं है बल्कि एक 3D नेटवर्क है किसका, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स का, फिलामेंटस प्रोटीन्स का, इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस। देखिए जब अपन बात करते हैं साइटोस्केलेटन के फंक्शन के बारे में, तो पहला जो इसका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा, अपने मैकेनिकल सपोर्ट का होगा। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके अलावा इसका योगदान किसके अंदर होता है, इसका रोल किसके अंदर होता है, मोटिलिटी के अंदर होता है। अब मोटिलिटी में कैसे रोल होता है, जो ये फिलामेंटस प्रोटीन्स है ये मिलके जैसे सीलिया हो गया, फ्लेजिला हो गया, ऐसी मोटाइल स्ट्रक्चर्स का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो जो इन मोटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो भी अपने किसकी हेल्प से होता है, साइटोस्केलेटन की हेल्प से अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये क्या करती है, मैंने क्या बोला, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, तो इसमें ये क्या काम करेगी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, यानी कि ये शेप ऑफ द सेल को बनाए रखेगी। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जब अपन बात करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की। इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर को अपन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इंट्रासेलुलर क्या है, विद इन सेल है, यानी कि सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इंट्रासेलुलर है। और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इन बिटवीन सेल्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो अपने को क्या देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने किसका, साइटोस्केलेटन का। देखो 2 मेजर टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लांट सेल्स। जब अपन यहाँ पे साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे तो अपन यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे किस किस को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को और इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स को। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर अपने को 2 मेजर टाइप्स के साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स है और दूसरा अपना क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है। ये एनिमल सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर मैक्रोमोलिकुलर असेंबल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यानी कि जो अपने पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये कैसे स्ट्रक्चर है, किससे मिलके बनी हुई है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मिलके ये बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। मैं एक और क्लास की बात करता हूँ, अनदर क्लास ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल सेल, जो अपने पास में क्या है, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स। ये अपने को किस में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में। कैसे पता चला, देखिए जब अपन देखते हैं किसमें, किरेटिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, इन इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से मिलके बनी होती है। तो ये यूज टू प्रोड्यूस, ये अपने को स्किन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये किरेटिन जो प्रोटीन अपने को हेयर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी, स्केल्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, फीदर्स एंड क्लोज के अंदर।
और ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स, क्योंकि ये किस में पाया जा रहा है, अपने केराटिन के अंदर पाया जा रहा है। तो ये जो केराटिन है वो अपने को प्लांट सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलती है, एब्सेंट देखने को मिलती है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, अपने एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स है उसमें अपन किस किस को देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, और अपन ने किसके बारे में जाना अभी, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स के बारे में। देखो जो अपने पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसका 7 नैनोमीटर होता है, वो इसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं। तो होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है विद एन आउटर डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर, दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। यानी कि जो अपनी माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कौन सी प्रोटीन की हेल्प से बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे अपने को बनती हुई दिखाई देती है। द ट्यूबुलिन मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज ए हेटेरोडाइमर। देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन भी अपने को दो प्रकार की देखने को मिलती है, एक अल्फा ट्यूबुलिन अपने को देखने को मिलती है, और एक अपने को कौन सी देखने को मिलती है, बीटा ट्यूबुलिन। दो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से अपन जब ये दोनों मिलेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोडाइमर। तो ये बहुत सारी जो अपने पास में अल्फा और जो बीटा है, अल्फा ट्यूबुलिन और ये बीटा ट्यूबुलिन, इसका जो डाइमर है ये बहुत सारे मिलके, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, ये हेटेरोडाइमर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इसके कारण एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स। और यही प्रोटोफिलामेंट्स आगे मिलके कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही चीज लिखी हुई है, द ट्यूबुलिन मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज ए हेटेरोडाइमर कंपोज्ड ऑफ 2 सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन कौन सी है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 100 of 1000 ऑफ ट्यूबुलिन मोनोमर्स। बहुत सारे ये जो ट्यूबुलिन के जो मोनोमर्स हैं ये मिलके किसके कौन सी संरचना का यहाँ पे निर्माण करेंगे, प्रोटोफिलामेंट्स का यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ड्यूरिंग ये प्रोटोफिलामेंट्स और यही प्रोटोफिलामेंट्स आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल का ये फॉर्मेशन कर देंगे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के अपन इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो ये अपने को किस किस में देखने को मिलता है, ये जो अपनी मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, उसमें भी ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसके अंदर होता है, सेल डिवीजन के अंदर होता है। सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, देखिए जब अपन बात करेंगे एक कोशिका के अंदर, और एक कोशिका के अंदर क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है और उसके जो क्रोमोसोम्स को यहाँ पे सेपरेट करने का काम करना होता है, ये डिवाइड करने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू होता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, जैसे ये अपने पास में क्या हो गया, सेंट्रोसोम, और यही क्या करता है, सेल डिवीजन के प्लान को भी यही क्या करेगा, डिसाइड करेगा। जैसे कि अपन मान लेते हैं ये मेटाफेज है, तो इसमें ये जो अपने को ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं जो यहाँ पे क्रोमोसोम के किस हैं, सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर से जो अटैच है, तो इन स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन अपने को कौन करके दे रहा है, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स करके दे रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर है, सेल की मोटिलिटी के अंदर भी है, ठीक है। और उसी के साथ में अपने को इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे देखने को मिलता है, ये सेल डिवीजन के अंदर भी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पे ये क्या करके देते हैं, अपने को फॉर्मेशन करके देते हैं। अब मैं बात करूँ दूसरे यहाँ पे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में, तो वो अपना कौन सा है, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। देखिए जब मैं बात कर रहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से।
तो वैसे ही जो अपनी ये होंगे माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी प्रोटीन से ही बने होंगे, ये भी प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर अपने पास में है। तो ये जो प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन अपने को देखने को मिलती है? एक्टिन प्रोटीन अपने को देखने को मिलती है। और ये भी क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन होने के कारण इस एक्टिन को अपन क्या नाम दे देते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन और जी एक्टिन। अब देखो कि जो जी एक्टिन का जो मोनोमर है, ठीक है, तो मोनोमर्स ऑफ जी एक्टिन पॉलीमराइज, जैसे कि वहां पर अल्फा और बीटा हेट्रोडाइमर वो मिलके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? प्रोटोफिलामेंट का। वैसे यहाँ पे जो अपनी जी एक्टिन प्रोटीन है वो भी किसका फॉर्मेशन करेगी? प्रोटोफिलामेंट का यहाँ पे क्या करेगी? अब फॉर्मेशन करेगी। तो ये प्रोटोफिलामेंट और ये प्रोटोफिलामेंट आगे जाके क्या बनाएगा? माइक्रोफिलामेंट्स को बनाएगा। प्रोटोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? माइक्रोफिलामेंट्स। द एक्शन इन द पॉलीमराइज्ड प्रोटोफिलामेंट्स इज रेफर्ड टू एज फिलामेंटस एक्टिन। और जब ये प्रोटोफिलामेंट बना रहा है तब अपन इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दे रहे हैं? अपन बोल दे रहे हैं इसको फिलामेंटस एक्टिन या फिर एप एक्टिन। जी एक्टिन क्या है, एप एक्टिन क्या है, ये समझ में आया। और कैसे ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोफिलामेंट का। ये भी आपको पता लगा होगा। देखिए क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से प्रोटोफिलामेंट बनेगा, और प्रोटोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन से अपने को कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? माइक्रोफिलामेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर? एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंक्शंस होता है, ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है, एफ एक्टिन प्रोटीन होती है, जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में वहाँ पे दो प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक मायोसिन होती है और एक ये अपनी कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। तो इस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन किस में हेल्प करती है? अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपने को क्या करके देती है? हेल्प करके देती है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। देखो ये जो सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल है, इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से ही किसका फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है? सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। और किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में ये अपने को देखने को नहीं मिलती है। द सेंट्रोसोम इन एन एनिमल सेल इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद टू स्ट्रक्चर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स। यानी कि सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम की अपन अगर बात करें, देखो अपने पास में क्या होता है? सेंट्रियोल होती है। अभी अपन सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि अपने पास में एक सेंट्रियोल हो गया। अब ये जो एक सेंट्रियोल है, वो दूसरे सेंट्रियोल से कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि राइट एंगल पे जब ये दो सेंट्रियोल्स आ जाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? डिप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसी को जाना जाता है सेंट्रोसोम के नाम से भी। यानी कि जो सेंट्रोसोम है वो किससे मिलके बना हुआ है? दो सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ है। कितने डिग्री के एंगल पे ये है? 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि ये राइट एंगल पे है। सराउंडेड बाय ए डिफ्यूज ग्रेनुलर मैट्रिक्स नोन एज पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। जैसे अपने गोल्जी बॉडी के पास में जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है, वैसे ही अपने सेंट्रियोल के पास भी, ये सेंट्रोसोम के पास भी क्या होता है? जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है। यानी कि यहाँ पे जो अपने को इसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होगा, उस जो देखने को मिलेगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के रूप में, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल नाम दे देते हैं। वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे किसके बारे में? अपने सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के बारे में। और यही सेंट्रियोल आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? अपने देखिए अपने को इसमें क्या देखने को मिलते हैं? 9 ट्रिपलेट्स देखने को मिलते हैं पेरीफेरी में। और इसका जो सेंट्रल होगा उसमें अपने को 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी। तो अपन सेंट्रियोल को क्या बोल सकते हैं? 9+0 स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बोल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सेंट्रियोल को एज ए 9+0 स्ट्रक्चर के रूप में। अब ये जो ट्रिपलेट्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलके बने हुए हैं।
और ये ट्रिपलेट अपने को कैसे देखने को मिलता है? ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। इसको अपन ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने को ट्यूबुलिन प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात करें तो ये कितनी होती हैं? एक के अंदर तो कितनी होती हैं भाई? ये 13 होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और जब अपन बात करते हैं और बी और सी के बारे में तो ये कितनी देखने को मिलती हैं अपने को? 10 देखने को मिलती हैं। 10 देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को अपन कैसे बनाएंगे? चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर को अपन। देखो, ये अपने पास में क्या है, ये अपन सर्कल की हेल्प से इसको बना रहे हैं। सेंट्रियोल कैसी स्ट्रक्चर है? बेसिकली मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, और कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर भी अपने को देखने को मिलेंगी। तो इसके पेरीफेरी में कितने ट्रिपलेट्स अपने को देखने को मिलेंगे? ये अपने को 9 देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। और इसके साथ में अपन इसकी बात करें तो ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म के रूप में है, तो अपन ट्रिपलेट्स भी यहाँ पे बना लेते हैं। ये अपने ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हो गई। तो ये 9 ट्रिपलेट्स आ गए। इसको अपन ने किससे डिनोट किया है? यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई है स्ट्रक्चर। इसके साथ में इसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को? इसके सेंट्रल में तो अपने को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बस ये खाली अपने पास में क्या है, प्रोटीनियस मास है, यानी कि ये प्रोटीन्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। लेकिन अपने को यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी पेरीफेरी में ही क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। कैसे प्रेजेंट है? ट्रिपलेट के फॉर्म के रूप में ये यहाँ पे अपने को प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जुड़ी रहेंगी किसकी सहायता से? एसी लिंकर की सहायता से। ये एसी लिंकर, ये लो।
देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, अपने पास में 9 ट्रिपलेट्स हैं और ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये क्या है, रेडियल स्पाइक्स। तो 9 ट्रिपलेट्स हैं और ये 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पे इसको किस में, ये सेंटर में जो प्रोटीनियस पार्ट है इससे इसको अटैच करके रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पाइक। तो ट्रिपलेट्स 9 हैं तो अपने पास में रेडियल स्पाइक भी कितने देखने को मिलेंगे, 9 ही देखने को मिलेंगे। देखने को मिल रही है आपको कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो पहिया होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर है ये अपने पास में। ये इसकी दूरी हो जाएगी, ये इसकी स्पाइक्स हो जाएंगी, या फिर इसको अपन ताड़ियों के रूप में भी ये अपने को दिख रही होगी यहाँ पे। अब अपन इसके नाम की बात कर लेते हैं। नाम से पहले मैं ये देखो, ये अपने पास में क्या बन गया, ये अपने पास में है सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर 9+0 के रूप में। 9+0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो खाली अपने को कहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इसकी पेरीफेरी के अंदर देखने को मिल रही है। और इसकी पेरीफेरी में अपने को एक सब्सटेंस भी देखने को मिलता है, अपन जल्दी जल्दी इसका नाम देख लेते हैं कि इसको अपन क्या क्या बोलते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर अपने पास में ABC, ये ABC क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, ठीक है। ये जो अपने को इस ट्रिपलेट के बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको म्यूस्यूल, या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ये जो अपनी स्पाइक्स हैं, रेडियल स्पाइक्स, इसका नंबर कितना देखने को मिलेगा अपने को, 9 देखने को मिलेगा। और ये जो इन दोनों ये ट्रिपलेट्स के बीच में जो ब्रीज है ना, इंटर ट्रिपलेट जो ब्रीज है, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, ये है अपना AC लिंकर, ठीक है। समझ में आई आपको यहाँ पे सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर, क्यों अपन इसको 9+0 की स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता चला होगा। और इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल के इंपॉर्टेंट फंक्शन की। तो ये जो सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो अपने स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में होता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो अपनी मोटाइल स्ट्रक्चर होती है सीलिया एंड फ्लेजिलाज, तो जो सीलिया और फ्लेजिला होती है उसकी क्या बेसल बॉडीज का फॉर्मेशन अपने को कौन करके देता है, यहाँ पे यही सेंट्रियोल करके देता है। तो अपन सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, जल्दी से अपन इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मेम्ब्रेनलेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर अपने को ये देखने को मिल रही है, मेम्ब्रेनलेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। कार्टव्हील यानी कि जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उसी की तरह। देखिए जब अपन पहिए की बात करते हैं तो पहिया अपना ऐसे ही देखने को मिलता है। तो जब अपन इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर ऐसे देखेंगे तो ये अपने को क्या किस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, एक पहिए के तौर पे अपने को देखने को मिलती है। इसीलिए अपन इसको कौन सी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, यहाँ पे कार्टव्हील स्ट्रक्चर अपन इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। सेंट्रियोल मेनली कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। यानी कि जब अपन बात करते हैं इसकी पेरीफेरी की, तो इसकी पेरीफेरी में अपने को 9 ट्रिपलेट्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बना रहे थे तब अपन ने देखा था ABC, तो ये जो ट्रिपलेट है वो अपने को कितने देखने को मिलेंगे पेरीफेरी में, 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दीज ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ AC लिंकर।
और मैंने बताया कि जो इंटरट्रिपलेट ब्रिज होता है इसको अपन किस नाम से क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल देते हैं एसी लिंकर, क्योंकि ये कौन कौन सी यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ए और सी जो अपने पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको जोड़ने का ये यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड द हब। जो अपनी जो ये वाली स्ट्रक्चर है अपन ने इसका नाम नहीं दिया था, ये जो सेंट्रल वाली स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल हब बोल देंगे, ठीक है। किससे बना हुआ है ये प्रोटीन से बना हुआ है। अब देखो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड द हब विच इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक्स। अपने को क्या देखने को मिलेंगी यहाँ पे, रेडियल स्पोक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसकी हेल्प से ये ट्रिपलेट कहाँ पे, जो सेंट्रल वाला जो हब है या सेंट्रल में जो प्रोटीनेसियस जो मास है उससे ये यहाँ पे क्या हो रही है, अटैच हो रही है। किसकी हेल्प से, ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू। और ये किससे बनी हुई है, ये भी प्रोटीन से ही बनी होती है। इसलिए अपन इस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं भाई, 9+0 अरेंजमेंट। क्यों बोल रहे हैं 9+0 अरेंजमेंट, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पेरी में तो ट्रिपलेट्स हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन इसके सेंट्रल में अपने को किसी भी प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इन मोस्ट केसेस पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू वन अनदर। मैंने क्या बोला कि ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है ये राइट एंगल पे है, और इसको अपन इसी स्ट्रक्चर को किस नाम से डिनोट करते हैं, डिप्लोसोम, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम यहाँ पे बोल देते हैं। सेंट्रियोल्स आर नोन टू बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज। मैंने इसके फंक्शन के बारे में बताया था कि एक तो ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और इसी के अलावा ये क्या बना रहा है, जो अपने सीलिया और फ्लेजिला जो होते हैं, जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, अपने को बेसल बॉडीज देखने को मिलती है। तो ये जो बेसल बॉडीज होती हैं वो किससे, यूकेरियोटिक की जो बेसल बॉडीज होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, अपने सेंट्रियोल से मिलके बनी हुई यहाँ पे अपने को ये देखने को मिलती हैं। और यही है बेसल बॉडीज किसका पार्ट होती है, सीलिया एंड फ्लेजिला का यहाँ पे क्या होती है, पार्ट होती हैं। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। मैंने क्या बोला, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। ये जो डिवीजन का प्लेन होगा उसको डिसाइड करने का भी काम यही करता है, क्योंकि जो डिवीजन प्लेन होता है सेल का वो इस सेंट्रियोल के राइट एंगल पे ही होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है, लेकिन डिवीजन ऑफ प्लेन को भी डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, अपना स्पिंडल फाइबर। क्यों, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ प्लेन होता है वो सेंट्रियोल के 90 डिग्री पे होता है, यानी कि उसके राइट एंगल पे होता है। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल। और इसके अलावा मैं इसकी एक और कैरेक्टर की बात करूं तो ये कैसा होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर का होता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर का कैसे होता है, मतलब ये अपने खुद से ही क्या करता है, अपना डिवीजन करता है। जैसे अपने को किसमें देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अपना क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये सारी क्या हो रही हैं, अपने आप जैसे रेप्लिकेट हो रही हैं। तो वैसे ही क्या होती है यहाँ पे अपना जो ये होता है अपना सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम जिसको बोल रहे हैं अपन, दोनों स्ट्रक्चर्स को, तो ये भी क्या होती है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स होती हैं। और ये कहाँ पे डुप्लीकेट होती हैं, जहाँ पर अपना डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज के अंदर। बात करेंगे जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि ये जो सेंट्रियोल या फिर जो सेंट्रोसोम है इसका डुप्लीकेशन भी अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, डीएनए सिंथेसिस के साथ में एस फेज में ये अपने को ये देखने को मिलता है। ये अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल की बात कर ली यहाँ पे। अब देखो सेंट्रियोल को जब अपन एक कोशिका के अंदर देखेंगे तो मैंने क्या बोला, मैंने भी यही स्ट्रक्चर बताई कि ये अपने पास में ट्रिपलेट्स हैं, ये अपने पास में ट्रिपलेट्स हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्या है ये, ट्रिपलेट्स हैं। ये यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा, यही क्या है, अपना एसी लिंकर है। और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं। ये सेंट्रल का प्रोटीनियसिस मास आ गया अपना, ये रेडियल स्पोक्स आ गई। तो ये अपने को किस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये अपने को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ए बी सी, ये ए बी सी ऐसे करके, ये वही स्ट्रक्चर जो अपन ने देखी थी। ये रेडियल स्पोक्स अपने को देखने को मिल रही हैं। और ये बीच में क्या है इसका, सेंट्रल में सेंट्रल हब जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटीनेसियस मास।
क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। लेकिन अपने को यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर कहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है? इसके सेंटर में। इसलिए इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं? किस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है? 9+0। और 9+0 भी कैसे? 9 × 3, क्योंकि ये कैसी स्ट्रक्चर है? ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है। तो अपने को यहाँ पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 9+0 अरेंजमेंट आपको समझ में आया? अब अपन बात करेंगे यहाँ पे सीलिया एंड फ्लेजिला के बारे में। पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कैसी स्ट्रक्चर होती है। हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, किसके? मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ से। ये इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो सीलिया और फ्लेजिला है वो कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेनस या ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अपने को ये यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। कैसे? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। सीलिया कैसे स्ट्रक्चर है अपनी? सीलिया ये दोनों कैसे हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं। जैसे कि ये अपने पास में एक कोशिका हो गई और ये कोशिका पे ऐसे बहुत सारे आउटग्रोथ अपने को देखने को मिलेंगे, माइन्यूट आउटग्रोथ्स। और एक अपने को जैसे ये लॉन्ग आउटग्रोथ है, तो ये जो लॉन्ग आउटग्रोथ है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फ्लेजिला। और ये जो माइन्यूट या स्मॉल आउटग्रोथ्स हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सीलिया। अब देखो सीलिया क्या होता है। जब अपन सीलिया की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसने अपन ने इसको क्या बोला है? लाइक ओर्स होता है। ओर्स अपन किसको बोलते हैं? चप्पू को बोलते हैं। और ये चप्पू क्या होता है भाई? ये होता है पतवार। आपने पतवार देखी होगी। जब एक नाविक होता है, जब वो नाव को चलाता है तो वो एक स्ट्रक्चर यूज करता है लकड़ी की बनी हुई। तो उससे वो क्या करता है? पानी को पीछे की ओर धकेलता है और नाव उसके थ्रू क्या जाती है? आगे की ओर जाती है। तो ऐसे ही अपन ये लाइक ओर्स होता है, यानी कि जो अपने ये जो सीलिया है, तो ये जो सीलिया की मूवमेंट्स होंगी, तो ये सीलिया की मूवमेंट्स जो जब होंगी तो इससे क्या होगा कि सेल के मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। और उसके अलावा क्या होगा कि इसके जो आसपास का फ्लूइड है, या तो सेल मोटाइल होगी, और सेल को मोटाइल नहीं करेगा तो ये आसपास के फ्लूइड्स को क्या करेगा? आगे पीछे धकेलने का काम करेगा। देखो यही लिखा हुआ है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कोजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड्स। यानी कि या तो ये किसके मूवमेंट में हेल्प करेगी? सेल यानी कि कोशिका के मूवमेंट में हेल्प करेगी। और ये सेल या कोशिका के मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही है तो उसके जो आसपास का फ्लूइड है, जैसे कि ये ऐसे जाएगा तो फ्लूइड आगे की ओर जाएगा, ये पीछे की ओर जाएगी, फ्लूइड आगे की ओर जाएगा। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला कि ये किसकी तरह है? ओर्स की तरह स्ट्रक्चर है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? चप्पू या पतवार बोल रहे हैं। फ्लेजिला की बात करते हैं अपन। मैंने क्या बोला? ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लेजिला की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फ्लेजिला अपने को लॉन्गर स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल रहा है। फ्लेजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। यानी कि जो फ्लेजिला होते हैं वो अपने सेल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल अपने को देखने को मिलते हैं। द बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो पोजेसेस फ्लेजिला। जब अपन बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी क्या देखने को मिलती है? फ्लेजिला देखने को मिलती हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लेजिला। जब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लेजिला की और प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला के, एक तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को? ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। यहाँ पे केमिकल भी डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अपन बात करते हैं किसके बारे में? यूकैरियोटिक फ्लेजिला के बारे में। तो किससे बनी हुई होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर अपने को कहाँ नहीं देखने को मिलेगी? प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला में देखने को नहीं मिलेंगी। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लेजिला सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये सेलुलर आउटग्रोथ्स हैं, तो जैसे जैसे सेलुलर आउटग्रोथ से बाहर निकलेंगे वैसे वैसे ये इसमें क्या करेगी? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी एक्सटेंड करेगी, इसके साथ में ये भी एक्सटेंड करेंगी। वैसे ही इसके अंदर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेंगी। तो ये कैसी स्ट्रक्चर अपने पास में? सीलिया और जो फ्लेजिला है वो कैसी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कैसी स्ट्रक्चर है भाई? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम। देखिए जब अपन बात करते हैं बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो अपना सेंट्रियोल करके दे रहा है। तो वहाँ पे अपने को उसकी बेसल बॉडी में कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा? 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, एक्सोनिम की। ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसकी, ये क्या है? एक्सोनिम है। तो जब अपन एक्सोनिम को देख रहे हैं, अपन इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो ये अपने को जैसे ये पेन है, तो ये पेन क्या है? सिलेंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर है।
ठीक है। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है अपन इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो ट्रांसवर्स इसका जो अनुप्रस्थ काट अपन करेंगे तो इससे क्या होगा, जब अपन इसको काट के देखेंगे ऊपर से जब देखेंगे तो ये अपने को कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, सर्कुलर स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, देयर कोर कोल्ड, इसका जो फ्लैजिला का कोर होता है, कोर पार्ट जो होता है उसको अपन एक्सोनिम से डिनोट करते हैं, और ये जो एक्सोनिम होता है वो पजेसेस है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जिस प्रकार अपने को सेंट्रियोल के अंदर देखने को मिल रही थी वैसे ही इसके अंदर भी अपने को क्या देखने को मिलेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स। चलिए अपन इसकी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे, अगर अपन बनाएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो अपन इस डायग्राम की सहायता से ही समझते हैं कि ये क्या है। देखो ये जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था। तो ये कौन से है, ए बी जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये ए बी ये क्या है, ये अपने को सेंट्रियोल में पेरिफेरल में ट्रिपलेट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब अपन बात करते हैं सीलिया या फ्लेजिला के एक्सोनिम वाले पार्ट के ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो अपने को क्या देखने को मिलते हैं, डबलेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अपने को इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपनी, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है ये अपनी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि सेलुलर आउटग्रोथ से बना है तो मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, उस आउटग्रोथ के साथ में एक्सटेंड होगी। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अपने को ये जो डबलेट्स दिखने को मिल रहे हैं, देखो डबलेट्स इसके अंदर कितने हैं, 9 है, ठीक है। अब ये जो 9 डबलेट्स हैं, तो ये 9 डबलेट्स आपस में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज यहाँ पे बोल रहे हैं। ये जो अपने पास में इंटर डबलेट ब्रिज है, इंटर डबलेट ब्रिज को अपन यहाँ पे, ये कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है, नेक्सिन प्रोटीन से यहाँ पे बना होता है। ये चीज याद रखना, कौन सी प्रोटीन यहाँ पे हेल्पफुल होती है इस इंटर डबलेट ब्रिज को बनाने में, नेक्सिन प्रोटीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा आप ये एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो आउटग्रोथ्स है, प्रोटीन ऐसी आउटग्रोथ है, कौन सी प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं, तो ये अपने पास में प्रोटीन होती है डाइएनिन। और ये किसका यूज करती हैं, एटीपी का यूज करती हैं। और ये एटीपी के यूज से ये अपने को किस में हेल्प करती हैं, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करती हैं। जो फ्लेजिला में और जो सीलिया में मूवमेंट अपने को देखने को मिल रही है वो कौन से आउटग्रोथ से देखने को मिल रही है, ये अपने डायनिन प्रोटीन की वजह से ही देखने को मिलती है। अब ये देखो आपको रेड कलर में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, तो ये क्या है, अपनी सेंट्रल सीथ। अपने को किसी भी प्रकार का सेंट्रल सीथ कहाँ पे देखने को नहीं मिला था, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिला था। अब देखो 9 तो पेरिफेरी में है डबलेट्स के रूप में, और इसके अलावा अपने को 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंटर में देखने को मिल रही है। ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अपने को कहाँ देखने को मिल रही है, सेंटर में देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं, कैसा अरेंजमेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। और ये जो 9+2 अरेंजमेंट है ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला में अपने को ऐसा देखने को मिलता है। और ये जो डबलेट्स है किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो अपन इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो डबलेट के रूप में है तो ये कितनी हो जाएगी, 18 और 2 20 हो जाएंगी। और जब अपन बात कर रहे थे सेंट्रियोल के अंदर तो वहाँ पे अपने को कितनी देखने को मिल रही थी, 27। समझ में आया। और इसके अलावा जो ये अपने माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, इसे एक ही स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्ट्रक्चर अपने को सेंट्रियोल में भी दिखाई दे रही थी, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, रेडियल स्पॉक्स। ये उसके सिमिलर ही है। ये आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हो। ये सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और इसकी पेरीफेरी में क्या है, 9 डबलेट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। ये 9 डबलेट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। कैसी स्ट्रक्चर है, 9+2 अरेंजमेंट वाली ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रही है। अब देखो मैं बात करता हूँ, ये अपन ने पढ़ लिया था
अपन बात कहाँ पे कर रहे थे इसके बारे में, कोर कॉल्ड द एक्सोनिम्स possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The exonym usually has 9 doublets. मैंने क्या बोला, इसकी पेरीफेरी में क्या देखने को मिल रहे हैं, 9 doublets देखने को मिल रहे हैं. Of readily arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. इसके सेंटर में भी अपने को 2 microtubules देखने को मिल रही है. इसी वजह से अपन इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, 9+2 एरे, या फिर इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोल रहे हैं, जिसमें 9 तो क्या है डबलेट्स है और सेंट्रल में 2 क्या है सिंगलेट्स है. तो इस प्रकार नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 × 2 18, और इसके साथ में 2 सिंगलेट, तो कितनी 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलती हैं. अब मैं बात करता हूँ आर्म्स ऑफ ए ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन डायनिन. देखो ये जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इससे ये आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रहा होगा. ये किससे मिलके बना हुआ है, मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था ये किससे मिलके बना हुआ है, डायनिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. और ये डायनिन जो प्रोटीन होती है वो सिमिलर किसके होती है, जब अपन मसल सेल की बात करते हैं, मसल सेल में अपने को क्या देखने को मिलती है, मायोसिन. तो मायोसिन प्रोटीन के सिमिलर होती हैं. डायनिन हैव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. मैंने क्या बोला, ये एटीपी का यूज करती हैं और उसी एटीपी की सहायता से, यानी कि उसी एनर्जी की सहायता से अपने को क्या देखने को मिलती है, मूवमेंट देखने को मिलती है. डायनिन हैव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एंड लिबरेट्स एनर्जी फॉर द सीलियरी एंड फ्लेजिलर मूवमेंट. यानी कि जो सीलिया और फ्लेजिला में मूवमेंट होगा वो अपने को किसकी वजह से देखने को मिलेगा, डायनिन प्रोटीन की वजह से देखने को मिलेगा. द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीथ, ठीक है, which is connected to one of tubules of each peripheral doublets by radial spokes. मैंने क्या बोला, जैसे कि ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो ये A और B A, तो इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज बोल रहे हैं. और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर निकली हुई अपने को दिखाई दे रही है, इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, रेडियल स्पोक. आई थिंक समझ में आ गया होगा. दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स. तो अपने को डबलेट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 9 देखने को मिल रहे हैं. तो उसी प्रकार अपने को जो रेडियल स्पोक्स देखने को मिलेंगे वो भी अपने को कितने देखने को मिलेंगे, 9 ही देखने को मिलेंगे. द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. बोथ द सीलियम एंड फ्लेजिलम इमर्जेंस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. मैंने क्या बोला, जब अपन यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लेजिला की बात कर रहे हैं तो उसमें हेल्प कौन करके दे रहा है अपने को, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोल रही है, सेंट्रियोल्स जैसी संरचना अपने को किस में देखने को मिलती है, बेसल बॉडी के अंदर देखने को मिलती है. तो ये चीज़ भी समझ में आई होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट भी यहाँ पे बोल देते हैं. यानी कि जो सीलिया और जो फ्लेजिला है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उसका इमरजेंस कहाँ से हो रहा है, बेसल बॉडी से. जब अपन बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो अपने को सेंट्रियोल जैसा देखने को मिलेगा. और जब अपन इसके एक्सोनिम की बात करते हैं तो वो अपने को 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है. बेसल बॉडी में अपने को 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा. ये स्ट्रक्चर अपन ने जान ली. अब अपन इसका डिफरेंस देखते हैं सीलिया और फ्लेजिला में. मेजर डिफरेंस तो यही है, एक तो इसकी साइज का डिफरेंस है, एक इसके नंबर का डिफरेंस है और एक इसके मूवमेंट का डिफरेंस है. मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंबर्स की. तो मैंने क्या बोला, जो सीलिया होगा वो नंबर में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्लेजिला. और फ्लेजिला की साइज की बात करूं तो फ्लेजिला की साइज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सीलिया. यही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है. सीलिया के बारे में बात करते हैं, द सीलिया आर स्मॉलर इन साइज, 5 से 10 मिलीमीटर की अपने को देखने को मिलती हैं. और जो फ्लेजिला होती हैं वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है अप टू 150 mm. इसके अलावा मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सीलिया की बात करता हूँ, तो अपने को नंबर में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मोर इन नंबर्स. और जब अपन बात करते हैं फ्लेजिला के बारे में तो ये अपने को फ्यू इन नंबर्स देखने को मिलते हैं. अब मैं बात कर रहा हूँ सीलिया के मूवमेंट की. तो सीलिया बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है, ठीक है. और इस कोऑर्डिनेटेड मैनर को अपन क्या बोल रहे हैं, कौन सी मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं. लेकिन जब मैं बात करूँ फ्लेजिला की, तो फ्लेजिला में कौन सी मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है, अंडुलेटिंग मूवमेंट्स. देखो ये कौन सी मूवमेंट है, पेंडुलर मूवमेंट. और ये जो मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट है अपने की, फ्लेजिलर यानी कि अंडुलेटिंग मूवमेंट्स. समझ में आई अंडुलेटिंग मूवमेंट्स क्या है और पेंडुलर मूवमेंट्स क्या है. दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन. देखिए जब अपन बात करते हैं सीलिया के बारे में तो सीलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और लोकोमोशन के साथ साथ में इसके डिफरेंट फंक्शंस अपने को देखने को मिलते हैं. ये अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा, ये फीडिंग में भी हेल्प करेगा
और ये सेंसेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिला का एक ही फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या है, ओनली लोकोमोशन। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा राइबोसोम क्या है। राइबोसोम के साथ में अपन ने साइटोस्केलेटन पढ़ा और साइटोस्केलेटन में भी अपन ने क्या क्या देखा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स के बारे में अपन ने जाना। और फिर इनसे मिलके जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, एक सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम पढ़ा, और उसके साथ में अपन ने क्या देखा, सीलिया और फ्लैजिला में एक्सोनेम का ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।